Mamta Verma and we were continuously doing the series of literary theory. So we were doing feminism and in last class we have discussed one of the great feminist critic, Kat Millett. So now in this class I am going to discuss about the next literary critic that belongs to the feminism, that is Judith Butler. Okay, Judith Butler is American feminist critic. Okay, so जूडिथ बटलर है, इसका ज्यादा वर्क नहीं है जो कि फेमिनिज्म से रिलेटेड है। इनके दो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो एक ही वर्क है जेंडर टेबल जिसका सीक्वल है बॉडीज दैट मैटर। ये दो इम्पोर्टेंट वर्क है जो फेमिनिज्म से रिलेटेड है और जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है नेट में, जैसे 2 दिन बाद पूछा भी गया इसका वर्क। तो हम ज्यादा नहीं इसका, क्योंकि ज्यादा वर्क इसके फेमिनिज्म से रिलेटेड नहीं है, दो तीन वर्क ही आते हैं जो कि फेमिनिज्म थ्योरी से रिलेटेड है और जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे यहाँ, ठीक है। सो इसका फर्स्ट वर्क है जेंडर ट्रबल, TROUBLE, जेंडर ट्रबल। इसका सबटाइटल है फेमिनिज्म एंड सबवर्जन of identity. Okay, so it was published in 1990 and second work है जो कि इसका सीक्वल है bodies that matters। on the discussing लिमिट्स ऑफ सेक्स। ओके, ये इसका सबटाइटल है और ये 1993 में आया था, ठीक है। तो ये दो वर्क है जो जूडिथ बटलर के फेमिनिज्म थ्योरी से रिलेटेड हैं, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेंडर टेबल है, इसको नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है, और नेट का क्या, किसी भी गेट या एंट्रेंस ले लीजिए पीएचडी में, आप बैक ईयर से पेपर उठा के देखेंगे तो उनमें देख सकते हो आप। जूडिथ बटलर का ये जो दो वर्क है इन्हीं से क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो जेंडर टेबल है, ये है, इसका सीक्वल है बॉडीज दैट मैटर, और इन दोनों वर्क में इन्होंने सेम ही बात कही है, जो थ्योरी है फेमिनिज्म से रिलेटेड, तो इन्होंने सेम काइंड की बात कही है जो जेंडर से रिलेटेड है, जो मेन से रिलेटेड है। और इस वर्क में इन्होंने एक टर्म दिया है performativity। So that term is very important and it is related to gender trouble in this book. This term is taken from, so what does it means performativity? So performativity means होता है कि constantly role performed by the man since long time in the society। okay, so एक मैन होता है जो कि उस टाइम में जो फेमिनिज्म मूवमेंट चल रहा था उस टाइम में मैन को एक पावरफुल माना जाता था और ही कंट्रोल्स ऑल काइंड ऑफ पावर इन द सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी। जो भी डिसीजन लेना है खुद से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड या फीमेल से रिलेटेड, जो भी डिसीजन लेने होते थे वो मेल्स के द्वारा लिए जाते थे। जो भी राइट्स थे, ओके, जो भी फ्रीडम दी गई थी वो सब मेल को दी गई थी। तो मेल का उस टाइम में परफॉर्मेटिविटी का मतलब होता है कि सेम काइंड ऑफ रोल परफॉर्म्ड बाय द मैन, ओके, विच डीम्ड एप्रोप्रिएट बाय द सोसाइटी। सो जो रोल मैन प्ले कर रहे थे उस टाइम में, जो भी रोल था, जैसे कि मैन का रोल था कि वो सिर्फ घर से बाहर जाके, ठीक है, घर से बाहर जाके मैन को क्या करना होता था कि कमाना होता था, अर्निंग करनी होती थी, ठीक है। तो उसके पास जो राइट था कि वो किसी भी प्रकार का प्रोफेशन कर सकता है, उसके पास राइट्स था, उसके पास लिबरेशन थी, वो कहीं भी जा सकता है, उसके पास सब तरह के राइट्स थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी। सो सारे राइट्स थे वो मैन को ही प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। उसके अपोजिट जो लेडीज का रोल था, जो फीमेल का रोल था उस टाइम में, वो ये था कि वो सी लिव्स इन
द फोर वॉल ऑफ द हाउस एंड परफॉर्म द डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, वो सिर्फ घर के अंदर रहती थी, घर का काम संभालती थी, किचन का जैसे, ठीक है, बेबीज को संभालना या उसके पेरेंट्स की जैसे सेवा करना वगैरह, घर की जितनी भी जिम्मेदारियां होती थी वो सिर्फ लेडीज से रिलेटेड होती थी। ठीक है, उन्हीं को करना होता था जो भी काम था। एक अच्छी मदर का रोल करना, एक अच्छी वाइफ का रोल करना, या एक अच्छी डॉटर का रोल करना, ये सब रोल लेडीज को दिए गए थे। उसके अपोजिट जो जेंट्स को थे वो पूरी आज़ादी थी उनके पास, फ्रीडम। ठीक है, तो वो डोमिनेंस न सिर्फ खुद के ऊपर करते थे बल्कि वो एक विमेन्स मतलब फीमेल के ऊपर डोमिनेंस करते थे, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, कैसा भी डोमिनेंस हो। ठीक है, तो उस टाइम में जो परफॉर्मेटिविटी का मतलब होता है कि मेंस के द्वारा कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टाइम से सेम काइंड का जो रोल परफॉर्म कर रहे थे मैन के, उनको सिर्फ घर से बाहर जाके कमाना है। ठीक है, और लेडीज को घर के अंदर रहना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था उस टाइम में मेल और फीमेल में, क्योंकि उस टाइम में जो फीमेल होती थी वो एजुकेटेड नहीं होती थी इतना। ठीक है, तो उनको उस टाइम में वो वीक, इंफीरियर, बहुत ही पुअर ऐसे लेडीज को शो किया जाता था उस टाइम में। और वो खुद को उनके माइंड में, उसकी साइकोलॉजी में ये इतना डीपली रूटेड ये हो गया था कि वो खुद अपने आप को एक वीक और एक इंफीरियर समझने लग गई थी मैन के सामने। ठीक है, तो परफॉर्मेटिव का मतलब आप लिख सकते हो, क्योंकि ये एक टर्म है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि परफॉर्मेटिविटी इज टर्म रिलेटेड टू। तो आगे उसमें आपको जैसे कि क्रिटिक का नाम देंगे। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, कॉन्स्टेंटली रोल प्लेड या परफॉर्म by the man in the society। ओके, सो सदियों से है कि जो मैन होते हैं वो सेम काइंड का रोल परफॉर्म करते आ रहे थे सदियों से। ठीक है, जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर था। ठीक है, जो भी रोल मैन प्ले कर रहे थे उस टाइम में वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा माना जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब परफॉर्मेटिविटी का मतलब ये था। अब जेंडर टर्म क्या है? ठीक है, ये टर्म इसी ऐसे से ली गई है। ठीक है, अब मैं आपको जेंडर टेबल का मतलब बताती हूँ कि इस बुक में इन दोनों बुक सेम ही बात को डिस्कस करती है। ठीक है, जेंडर से रिलेटेड है क्योंकि दोनों सीक्वल है। नीचे वाली बुक इसका सीक्वल है, तो इस सी टॉक्स अबाउट द सेम काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो इन दिस बुक। सो यहाँ जो जूडिथ बटलर है वो जेंडर को डिफाइन करती है। वो मानती है कि अगर हम बायोलॉजिकल तरीके से देखें तो जेंडर का मतलब, जेंडर दो तरीके से होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, जेंडर को हम आज तक तो हम जेंडर यही पढ़ते आए। जेंडर क्या होता है? एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, थर्ड जेंडर भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन कॉमनली अगर हम देखें तो मेल फीमेल होता है जेंडर, मेल और फीमेल। ठीक है, लेकिन उस टाइम में जिस टाइम में ये फेमिनिज्म मूवमेंट चल रहा था उस टाइम में जूडिथ बटलर बोल रही थी कि उस टाइम में जेंडर का मतलब कुछ और ही था। जेंडर का मतलब यहाँ सिर्फ मैन से लिया जाता था, मेल, ओके, हु इज पावरफुल, ओके, स्ट्रॉन्ग and educated, and he has given all kinds of rights and freedom। okay, so ये है जेंडर का मतलब। उसने बोला कि जेंडर होता है एक सोसाइटल रोल और एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर विच इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट बाय द सोसाइटी। ठीक है, ये रोल सिर्फ एक मेल को दिया गया था कि मेल का जो बिहेव है सोसाइटी में उसको जेंडर डिफाइन किया गया था। जेंडर, यहाँ जेंडर का मतलब फीमेल नहीं होता था, यहाँ सिर्फ जेंडर से मतलब एक मैन होता था, उसका एक बिहेव था सोसाइटी में। ठीक है, जो भी बिहेव था उस टाइम में, जो कि विमेंस पे डोमिनेंस करते थे उस टाइम में। ठीक है, उनका जो बिहेव था सोसाइटी में या वुमेन्स के अलावा जो बाहर जाके उनकी अर्निंग होती थी, सेम काइंड ऑफ रोल परफॉर्म कर रहे थे सदियों से। ठीक है, उसके अलावा विमेंस होती थी वो घर के अंदर रहती थी। ठीक है, उसको एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी या एक अच्छी मदर का रोल जो भी परफॉर्म करना होता था वो करती आ रही थी सदियों से। तो जो भी उनको फैमिली के द्वारा जो भी उसको रोल, जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी या जो भी रोल इम्पोज किया जाता था वीमेन से,
वो हैप्पीली परफॉर्म करती थी उसको, ठीक है, विदाउट सेइंग एनीथिंग ए सिंगल वर्ड, ठीक है। तो ये था जेंडर। जेंडर टर्बल का यहाँ सिर्फ मेल डोमिनेंस को दिखाता है यहाँ, कि जेंडर का मतलब यहाँ मेल और फीमेल ना होकर सिर्फ मेल को यहाँ आइडेंटिफाई किया गया है जेंडर में। तो उसने यही सिर्फ बोला कि जेंडर टर्बल वो था यहाँ जेंडर टर्बल सिर्फ ये ना दिखा के मेल और फीमेल, ये सिर्फ एक परफॉर्मेटिव मीन्स जेंडर ट्रबल सिर्फ मैन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था इसका वर्क जूडिथ बटलर का, जो कि एक फेमिनिज्म थ्योरी से रिलेटेड है। फर्स्ट इसका जेंडर ट्रबल है, इसका जो सबटाइटल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसकी जो पब्लिकेशन है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और वो इसका सिक्वल भी पूछ सकते हैं कि जेंडर टर्बल का सिक्वल, जैसे आपको लिस्ट 3-4 वर्ड का नाम दे देंगे नीचे और इसका सिक्वल आपको फाइंड करना होता है। तो बॉडीज दैट मैटर ये इस वर्क का सिक्वल है, ठीक है। और उसका सबटाइटल भी आपको ध्यान में रखना है। तो जूडिथ बटलर का ज्यादा वर्क नहीं है, फेमिनिज्म से इतना ही वर्क, और इससे बाहर में 99% बोल सकती हूँ कि इसके बाहर पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, क्योंकि जो लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा ही ज़्यादा डीप लेवल्स पे नहीं पूछे जाते। पहली बात, इनके जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, जितने भी मैंने जब से लिटरेरी थ्योरी शुरू किया है तब से मैंने जैसे कि मैंने न्यू क्रिटिसिज्म किया, फेमिनिज्म किया, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, आर्केटाइपल थ्योरी, सो जितनी भी मैंने बैक में डिस्कस किया है, जितनी भी थ्योरी या उससे रिलेटेड जितने भी जो क्रिटिक है उनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, तो वो हर एक कॉन्सेप्ट 100% श्योर है उससे क्वेश्चन आना, क्योंकि मैंने जहाँ तक जितना देखा है बैक ईयर पास्ट ईयर के क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं, उसके हिसाब से एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में लिटरेरी थ्योरी से 15 to 20 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है लिटरेरी थ्योरी एग्जाम में, स्पेशली नेट के एग्जाम में, सभी एग्जाम में आती है वैसे तो, लेकिन नेट के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है लिटरेरी थ्योरी को। तो यहाँ से 15-20 या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं या बैक ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के। तो आप देखिए जितने भी मैंने आज तक जो क्लासेस की है लिटरेरी थ्योरी पे, आप देखेंगे कि उनमें से कितने सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरी क्लासेस को अटेंड किया है तो इसमें से जूडिथ बटलर में जो क्वेश्चन आएंगे मेनली ये सबसे पहले तो इनका जो वर्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क से ही मतलब 5 to 7 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वर्क का नाम देंगे और ये वर्क किससे रिलेटेड है, तो इधर मैच द फॉलोइंग में क्रिटिक का नाम देंगे। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो उसकी कॉन्सेप्ट है उससे आएगा, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्ट किसने दिया, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज इज रिलेटेड टू, तो ऐसे में मैच द फॉलोइंग में आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो पब्लिकेशन तो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके कॉन्सेप्ट और इनकी वर्क के नाम, ठीक है। ज्यादा वर्क के नाम आपको याद नहीं करिए, जितना मैंने लिखा है अगर आप उतना कर लोगे तो भी आप देखोगे आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है।